आरएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए चर्चा करते हैं हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अगर हम भारतीय इतिहास में जाएं तो हमें पता चलता है कि मध्यकालीन में बाल विवाह एक कुरीति के रूप में सामने आया और जिस पर राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन इन्होंने भरसक प्रयास किए इस बाल विवाह को रोकने के लिए। सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक इस तरह से रीति रिवाज बन चुके थे जिसे खत्म करना बहुत ही आवश्यक हो गया और इसी का वर्तमान रूप बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हम देखते हैं। तो अपने जो संविधान ये जो सिलेबस है ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। राजा राममोहन राय और ये सारी बातें लॉ के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपको पूछा जाएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में किस प्रकार से किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे कितना दंड दिया जाता है, इस प्रकार की अन्य बातें। तो आइए चलते शुरू करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अधिनियम 2006 का है। क्या इससे पहले कोई अधिनियम नहीं था? बिल्कुल इससे पहले भी अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? इससे पहले था 1929 का अधिनियम और ये कहाँ दिया हुआ है? ये है सेक्शन 21 में दिया गया। अब यहाँ 21 अगर मैंने आपको बताया है तो एक बात और याद रखिए, इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 21 है। जो लास्ट की धारा बताई गई है उसमें ये कहा गया है कि जो पूर्व में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 इसे निरसित कर दिया गया है इस अधिनियम की धारा 21 के द्वारा। और उसके साथ ही एक बात ये भी कही कि जो भी पूर्व के मैटर है यानी इस अधिनियम के, ये अधिनियम है 2006 का, इस अधिनियम के पहले के हो तो कोई भी मैटर उसी तरह चालू रहेंगे मानो ये अधिनियम आया ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, भूतलक्षी प्रभाव नहीं। तो हमने इसके पूर्व इतिहास की बात की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से पहले जो अधिनियम बना हुआ था वो है 1929 का अधिनियम, जिसे रिपील कर दिया गया है सेक्शन 21 के द्वारा। सेक्शन 21 में ये टोटली 21 ही सेक्शन है और लास्ट सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है कि इसे खत्म कर दिया गया है। और दूसरी बात ये भी कही कि जो पुराने मैटर्स हैं वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग सुलझाए जाएंगे, नए एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस एक्ट का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, यानी इस एक्ट के बाद में जो भी हुए हैं उन पर ये बातें लागू होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी मौजूद है, जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ेंगे वैसे बातें आती जाएगी। अगली बात हम देखते हैं इसमें ईयर क्या है 2006। नंबर क्या है इसका? नंबर है 6। अब यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6, आपको याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, यह ध्यान रखना, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ है 2007। इस अधिनियम को पारित होने की तारीख है 10 जनवरी 2007। इस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए थे। लागू होने की तारीख, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख है 1 नवंबर 2007। जनवरी में ये पारित हुआ था, नवंबर में पूरे भारत में ये लागू हुआ था। तब इसमें लिखा होता जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, अब जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू है। तो आइए चलते देखते हैं इसका आगे के उद्देश्य। बाल विवाह के अनुष्ठान के प्रतिषेध, जो भी बाल विवाह होते हैं उनके संबंधित जो भी सेरेमनी होती है उनको प्रोहिबिट करना, प्रतिषेध करना या उनसे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो कुल मिला के बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम बनाया है, ये है इसका उद्देश्य।
तो हमने इसमें अभी तक में क्या चीज़ें देखी। सबसे पहली बात, इसमें पूर्व का कौन सा एक्ट था और अभी कौन सा एक्ट है, 2006 का, ईयर नंबर 6, लेकिन ये 2007 का 6 नंबर है। उसके बाद में पारित होने की तारीख 10 जनवरी और लागू होने की तारीख 1 नवंबर। उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य, जो बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकता है। इसमें कुल धाराएं मैंने आपको पहले भी बता दिया, 21 कुल धाराएं हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो ये अध्याय में डिवाइड नहीं है, इसमें टोटल धाराएं ही है। तो हम पहली धारा से शुरू करते हैं। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और इसके लागू होने की तारीख मैंने आपको बताई थी 1 नवंबर 2007। और इसमें जैसे पुराने एक्ट में ये लिखा हुआ आएगा आपके कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, तो अब ये चीज़ें नहीं है, ये सभी चीज़ें जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है। कब से है, 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद से सभी जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। और भारत से बाहर, भारत से परे कोई भी नागरिक, जो नागरिक शब्द कहा गया है, नागरिक का अर्थ होता है भारत का व्यक्ति। जो भारत का सिविलियन है, भारत का नागरिक है, वो भारत के बाहर जाकर भी अगर इस तरह का कोई भी अपराध करता है तो वो इसमें आएगा। परंतु इस अधिनियम की कोई भी बात पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेणुसाओ को लागू नहीं होती है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए किस पर लागू नहीं होती है, तो आप ये लिखेंगे यूनियन टेरिटरी है ये पांडिचेरी, और इसका जो एक क्षेत्र है वो है रेणुसाओ, इस पर ये लागू नहीं होती। इसके अलावा ये हम कहेंगे संपूर्ण भारत पर लागू। तो हमने सेक्शन 1 में नाम देखा, लागू होने की तारीख देखी, इसमें जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अमेंडमेंट आया वो देखा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये। और भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर जाकर भी रहता है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, चाहे वो कहीं पर भी रहे। और कहाँ पे ये लागू नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी रेणसाओ में, और संपूर्ण भारत पर ये लागू होता है। अगला सेक्शन हम देखते हैं। इससे पहले इसमें एक बात और बताई गई है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग लागू कर सकती है, और राज्य सरकार, भिन्न भिन्न राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग लागू कर सकती है। तो ऑल ओवर इंडिया का के लिए हमें याद रखना है ऑल इंडिया, उसके लिए जो डेट है वो 1 नवंबर है, वो ही आपको याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं हम 2 में। इसमें परिभाषाएं दी गई है, टोटल 6 परिभाषाएं इसमें है कि कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं हम, पहली परिभाषा है बालक की। बालक में कौन आएगा, यदि वो पुरुष है तो 21 वर्ष से कम, और अगर वो नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो इसके लिए एज डिफाइन कर दी है, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18। अगर ये इससे आयु से कम होते हैं तो वो बालक की कैटेगरी में आएंगे। दूसरी परिभाषा इसमें बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक हो, या तो मेल या फीमेल, इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर बालक है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। या तो दोनों बालक हो सकते हैं या इनमें से कोई एक बालक हो सकता है, तो वो बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। तो 2 परिभाषाएं हमने देखी, बालक जो एज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, दूसरा बाल विवाह जो दोनों पक्षकारों के एक के बालक होने के बारे में बताता है। एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अगली परिभाषा है विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार। इनमें ऐसा पक्षकार भी आता है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है। अब जो भी पक्षकार कौन होते हैं, उनके घर वाले भी पक्षकार हो सकते हैं। जो विवाह को ऑर्गेनाइज करते हैं, अनुष्ठापित करते हैं, तो वो पक्षकार, सभी पक्षकार इसमें शामिल हो जाएंगे। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार कहे जाएंगे। एक बार फिर समझिए,
विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार पति पत्नी यानी जो बालक और बालिका जिसका भी विवाह किया जा रहा है वो तो है ही है। इसके अलावा जो पक्षकार उसमें शामिल होते हैं, जैसे लड़के वालों के पास जो भी लोग होते हैं वो सभी, और लड़की वालों के यहाँ से जो भी लोग होते हैं वो सभी इसके पक्षकार माने जाते हैं। अगली परिभाषा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो बाल विवाह अधिनियम बनाया गया है इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है और ये अधिकारी 16 में बताया गया है, जिसे हम डिटेल में 16 में पढ़ेंगे, और इसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कहा गया है। तो 4 परिभाषाएं हमने देखी: बालक, बाल विवाह, विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। अगली परिभाषा है जिला न्यायालय की। अब ये इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो जिला न्यायालय में किस किन न्यायालय को माना जाएगा? तो सबसे पहले फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय का जो पूर्व अधिनियम बना हुआ है 1984 के अकॉर्डिंग, जो भी कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट विद्यमान है उस कुटुंब कोर्ट में किया जा सकता है, यानी फैमिली कोर्ट। और किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुटुंब न्यायालय नहीं है, जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं होता है, किंतु वहाँ पे नगर सिविल न्यायालय, कोई भी सिविल न्यायालय है, वहाँ पर वह न्यायालय आ जाएगा। या फिर कोई अन्य क्षेत्र है वहाँ पे आरंभिक अधिकारिता रखने वाला न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय भी आ जाएगा। तो अगर कोई जिला न्यायालय है या फिर कोई नीचे का, इससे नीचे का कोर्ट सिविल न्यायालय है जो प्रधान है और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखना है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है वो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे, जिसे ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता जिनके बारे में अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। तो ये सारे कोर्ट डिसाइड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एक बार वापस देखिए, जिला न्यायालय से इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर इस एक्ट में जहाँ कहीं पे भी जिला न्यायालय वर्ड आया हुआ है, यानी आप किस कोर्ट में जाएंगे? तो फैमिली कोर्ट हो सकता है, इसके अलावा नगर सिविल न्यायालय हो सकता है, प्रधान सिविल न्यायालय जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है वो हो सकता है। इस तरह से जिला न्यायालय में ये सभी न्यायालय माने जाते हैं। अगली परिभाषा है हमारी अवयस्क की। अवयस्क का अर्थ होता है एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्ट है? वयस्कता अधिनियम 1875। इसके अधीन जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, यानी जो 18 प्लस का नहीं हुआ है, वो अवयस्क माना जाएगा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसमें। इस तरह से हमने इनकी परिभाषाओं को देखा। बंधन, बाल विवाह क्या होता है, बालक क्या होते हैं, बंधन में आने वाले पक्षकार क्या है, अवयस्क क्या है, इन सभी परिभाषाओं, बहुत इजी परिभाषा है प्रतिषेध अधिकारी, तो इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे चलते हैं। इसमें सेक्शन 3, 2 सेक्शन हमने देखे। पहला संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और प्रारंभ। दूसरी परिभाषा। तीसरी धारा है बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। तो यहाँ पर आप टाइटल से पहले तो ये निकालिए कि अगर कोई बाल विवाह हो जाता है, बाल विवाह होगा, अगर ये प्रश्न आता है शून्य, शून्यकरणीय, वैध, अवैध, इस तरह से आता है, तो ये है शून्यकरणीय। शून्यकरणीय का क्या अर्थ होता है? कोई भी एक पार्टी इसे शून्य करार करा सकती है, कोई भी एक पक्षकार इसे शून्य करार करा सकता है। अब शून्य करार कैसे करा सकता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। हो सकता है बालक खुद भी करा सके या फिर उसके संरक्षक करा सके, पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि बाल विवाह शून्य करणीय होता है। शून्य भी होता है, वो आगे भी देखेंगे कहाँ पे शून्य होता है, अभी आप ये समझिए शून्य करणीय होता है। पहला जो इसका उपबंध है वो ये कहता है कि प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात अनुस्थापित किया गया हो। अब 2006 का एक्ट है, इससे पहले कोई विवाह हुआ है या इसके बाद में हुआ है, विवाह में आने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्य होगी। तो जो भी बालक था जिसका विवाह हुआ
उसके विकल्प पर ये शून्यकरणीय होगा। अब जब मैंने आपको एक्ट शुरू किया था तो मैंने कहा इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है जो पहले जो मामले चल रहे हैं उनको कैसे निपटाया जाएगा, उनको 1929 के एक्ट के अकॉर्डिंग निपटाएंगे या 2006 के अकॉर्डिंग, तो उनको निपटाएंगे 1929। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो इसमें 6 महीने की सजा है और इसमें 1 साल की सजा है, तो इसमें राइट इफेक्ट होता है कि हमने जब अपराध किया था उस वक्त ये सजा थी, आप नया कानून बना के और ये सजा नहीं दे सकते। इसका क्या अर्थ होता है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 21, ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण प्रदान करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, आप किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते और जो भूतलक्षी प्रभाव से या फिर किसी भी एक्ट को नए कानून बनाकर इसके अपराध में आप वृद्धि कर रहे हो, ऐसा आप काम नहीं कर सकते। इसलिए जो वाद के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई विवाह हुआ है और बालक उसे शून्य करार कराना चाहता है तो वो बालक के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। ये कहता है पहला पॉइंट। वापस देखिए, प्रत्येक बालक इस अधिनियम के पहले उसका विवाह हुआ हो या बाद में है, उसके विकल्प पर ये विवाह शून्यकरणीय होगा। परंतु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा बातिल कराने के लिए विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। अर्जी फाइल कौन करेगा, बालक करेगा। जो विवाह के समय बालक था वो खुद करेगा या उसकी ओर से किया जाएगा। अकृतता यानी शून्य, अगर किसी भी शून्य करणीय है ये सब विवाह, लेकिन उसको शून्य करार किया जाता है कोर्ट में ले जाकर। जब उसको अकृत करना चाहे तो आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जो हमने अभी परिभाषा में देखा, जिसमें फैमिली कोर्ट आ सकता है, नगर सिविल न्यायालय आ सकता है, प्रधान सिविल न्यायालय आ सकता है। तो हम इसमें से कहीं पर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कौन लगाएगा, बालक खुद लगाएगा। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। तो या तो उसका जो भी संरक्षक है, एप्लीकेशन कौन लगाएगा, उसका संरक्षक लगा सकता है। पहला तो ये कह दिया परंतु में वो खुद एप्लीकेशन लगाएगा, लेकिन अगर वो अवयस्क है तो उसकी ओर से उसका संरक्षक भी लगा सकता है। और दूसरी बात है, जो भी वाद मित्र है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जो भी ऑफिसर है ये इसका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत ये ऐसी एप्लीकेशन लगा सकता है। वापस समझिए इस बात को, जो भी बाल विवाह होते हैं अगर वो शून्यकरणीय होते हैं, शून्य कौन करा सकता है, जिनका विवाह हुआ वो शून्य करा सकते हैं। अर्जी कौन लगाएगा, बालक खुद लगाएगा। किस न्यायालय में लगाएगा, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या होता है, जो हमने परिभाषा में देखा। अगर वो अवयस्क है तो कौन कर सकेगा एप्लीकेशन, संरक्षक कर सकेगा या फिर उस वाद मित्र कर सकेगा। जो वाद मित्र हम सीपीसी में पढ़ते हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड वही आएगा। और ये जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जो ऑफिसर इस एक्ट में नियुक्त किया गया उसके मार्फत लगाएंगे। आगे चलते हैं। इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय, किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त होने के 2 वर्ष के पूर्व फाइल की जा सकेगी। तो पहली बात कही, अर्जी किसी भी समय, किंतु 2 वर्ष जो बालक है उसकी वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष, 18 वर्ष का हो गया है, अब उसको एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए तो वो 20 साल का हो, इससे पहले पहले ऐसी एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। वापस देखिए इसको, वयस्कता प्राप्त होने के 2 वर्ष पूरे होने से पूर्व, तो इनके इस दौरान में एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। तो टाइम लिमिट क्या है, 2 ईयर, जब वो वयस्कता प्राप्त कर लेता है। अगला है, इस धारा के अधीन अकृतता की डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय
विवाह के दोनों पक्षकारों और उसके माता-पिता या संरक्षकों को निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि यथास्थिति दूसरे पक्षकार, उसके माता-पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएँ, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुएँ, आभूषण, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दें। इसका सीधा-सा अर्थ ये है, जब भी कोई बाल विवाह होता है और उसको शून्य न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया जाता है। अब जो लेन-देन किया था, यहाँ पे वर है और यहाँ पे वधू है। चाहे इन्होंने इसको दिया हो, चाहे इन्होंने इसको दिया हो, जो भी लेन-देन है वापस वो लौटा दिया जाएगा। इसका इसके पास चला जाएगा, इसका इसके पास। अगर वो नहीं होता है धन, तो उनको जो रकम होती है वो भी दिलाई जा सकती है। तो इसमें यहाँ तक बात कही, शून्य जब हो जाती है तो जो भी एक दूसरे को रकम देते हैं या फिर जो भी धनराशि देते हैं या उपहार देते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति देते हैं, तो वो सब लौटा दी जाएगी। अभी तक में हमने क्या देखा सेक्शन 3 में शून्य करणीय होगा और ये शून्य करा सकते हैं। बालक इसमें एप्लीकेशन लगा सकता है जिला न्यायालय में या फिर गार्जियन लगा सकता है और ये लगाएंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत। दूसरा है अर्जी अगर जो कब फाइल की जाएगी, जब वो वयस्क हो जाता है, उसके करने के 2 वर्ष पूरे होने से पहले यानी 20 वर्ष की आयु हो उससे पहले ऐसी एप्लीकेशन लगानी होगी। और जब भी ऐसी डिग्री में विवाह को शून्य कर दिया जाता है, अकृत कर दिया जाता है, तो जो भी लेन-देन हुआ है वो वापस लौटा दिया जाएगा। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचना न दी जाए। तो जो भी अगर कोई भी ऑर्डर देता है, आदेश देता है कोर्ट, जिला न्यायालय, तो सुनवाई का अधिकार सबको होता है। यहाँ पर पार्टीज़ को सुना जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो उपस्थित होकर कारण दर्शित करेंगे कि ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनकी सुनवाई होगी। ये हुई हमारी धारा 3। अब बात करते हैं हम धारा 4 के बारे में। धारा 4 है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। धारा 3 में हमने देखा डिग्री प्रदान कर दी, बाल विवाह के अकॉर्डिंग वो शून्य हो गया। अब उस महिला है जो लड़की है इसकी शादी हुई उसके लिए क्या उपबंध है, तो उसके बेनिफिट के लिए कहा कि वो भरण पोषण ले सकती है जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती। भरण पोषण और अगर कोर्ट चाहे तो उसे निवास का आदेश भी दे सकता है। धारा 3 में डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, वो अगर बालक है, तो उसके माता-पिता या संरक्षक, किसके, वर के, लड़के के माता-पिता या संरक्षक को आदेश दे सकता है। क्या आदेश देगा कि जो महिला है, जिस लड़की का आपने विवाह किया था और शून्य विवाह हो चुका है, उसके पुनर्विवाह होने तक आप उसका भरण पोषण करेंगे। ऐसा करते हुए इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है और फाइनल ऑर्डर भी दे सकता है। तो यहाँ पर बात कही भरण पोषण की। आगे चलते हैं। हमने धारा 1 में संक्षिप्त नाम, 2 में परिभाषाएं, 3 में कहा कि शून्य करणीय होगी और 4 में हमने कहा कि जो लड़की होगी उसको भरण पोषण दिलाया जाएगा। क्योंकि डिग्री शून्य हो गई है तो अब लड़की के लिए बेनिफिट क्या हुआ, उसको भरण पोषण दिलाना। 4 का अगला पॉइंट है संदेह भरण पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो यहाँ पर मात्रा डिसाइड नहीं है। आप कहो कि कितने हज़ार रुपये मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मात्रा कोर्ट खुद डिसाइड कर लेता है। कौन सा कोर्ट है, जिला न्यायालय, वो खुद डिसाइड करेगा किन किन कंडीशन को देखेगा। बालक की आवश्यकता, बालक को क्या क्या ज़रूरत है, बालक में फीमेल हो सकती, तो उसे विवाह के दौरान किस तरह की वो जीवन शैली जिया है, या फिर उसे जो वर पक्ष है उनके साधनों को देखा जाएगा, उनके आय के साधन क्या, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितनी रकम उनसे दिलवाई जाए। और भरण पोषण की रकम या तो एक मुश्त भी हो सकती है या फिर वो मासिक भी हो सकती है। यदि धारा 3 में अर्जी देने वाला पक्षकार महिला पक्षकार है, तो जिला न्यायालय पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकता है। तो अगर अर्जी अकृत कौन करा रहा है,
अगर लड़का करा रहा है तो भरण पोषण ये दिला ही रहा है, लेकिन अगर लड़की करा रही है तो उसके निवास के लिए भी आदेश कोर्ट कर सकता है। तो इसमें लड़की के लिए जो भी बेनिफिट है वो सारे इसमें बताए गए हैं। धारा 4 हमने पूरी देखी, एक बार वापस देखिए धारा 4 क्या कहती है। सबसे पहले भरण पोषण, तो जिला न्यायालय भरण पोषण दिला देगा लड़की को, और जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। और जिला न्यायालय कितना भरण पोषण दिलाएगी, वो उसकी आय के साधनों को देख लेगी, आवश्यकताओं को देख लेगी। चाहे तो एक मासिक दिला देगी, चाहे वो एक मुश्त दिला देगी। इसके बाद में अगर अर्जी जो एप्लीकेशन लगाई है धारा 3 में वो महिला ने लगाई है, तो जिला न्यायालय पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकती है। अगली धारा है धारा 5। धारा 5 बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। शून्य करा दिया 3 में, उसके बाद में महिला का क्या होगा वो बता दिया 4 में, इसके बाद में बच्चों का क्या होगा वो बताया 5 में। तो जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण और अभिरक्षा के बारे में धारा 5 बता दिए। बाल विवाह से जन्मे बालक है, वहाँ पर जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश देगी। तो पहला पॉइंट अभिरक्षा के लिए बताया है, उसको कस्टडी दे सकती है। दूसरा, इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा में कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हित, अगर हो सकता है कि उसे लड़की के पास रखे या लड़के के पास रखे, कोर्ट देखेगी कि किसके पास रखना उसके लिए कल्याणकारी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके आदेश दिया जाएगा। बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसे बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो, पहुंच के लिए समुचित निर्देश और अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में समुचित समझे शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे कहा कि अगर कोई लड़का है और बच्चा लड़की के पास में है, तो उसे मिलने की व्यवस्था करवाई जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब वो बालक के सर्वोत्तम हित में हो। किसी भी पक्ष हो सकता है वो लड़के के पास में हो बच्चा और लड़की मिलना चाह रही हो, तो वो सारी व्यवस्था कोर्ट कर देता है। तो 5 में हमने अभी तक में देखा कि अभिरक्षा कर सकता है, कस्टडी दे सकता है, और जो भी करेगा वो बालक के कल्याण के लिए करेगा। इसके अलावा जो बच्चों के मिलने की व्यवस्था है माता पिता से, तो वो भी व्यवस्था न्यायालय द्वारा कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकता है। तो पहले में तो अभिरक्षा के लिए आदेश किया था, और 4th वाले क्लॉज में भरण पोषण के लिए आदेश कर सकते हैं। और भरण पोषण कौन देगा, जो पक्षकार के माता, या तो पक्षकार खुद हो सकता है अगर वो वयस्क है तो, और वो नहीं है तो उसके माता पिता या उसका संरक्षक कोई भी। धारा 5 अपनी पूरी होती है। धारा 5 में हमने बालकों के भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए देखा। इसके बाद में धारा 6 कहती है बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता। अब बालक धर्मज होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, बालक धर्मज होंगे। चाहे आपकी डिग्री अकृतता की या शून्य करा दी गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बालक धर्मज माने जाएंगे। देखते हैं इसे। इस बात के होते हुए भी बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिग्री द्वारा बातिल कर दिया गया है, बातिल यानी शून्य कर दिया गया है। डिग्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। धारा 3 में कुछ भी बात हो, यानी डिग्री शून्य हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बालक धर्मज माना जाएगा। धर्मस्थता कहाँ दी गई है, सेक्शन 6 में। क्या देखा हमने, 1 में नाम विस्तार प्रारंभ, 2 में परिभाषाएं, 3 में शून्यकरणीय, 4 में पत्नी जो बालिका है उसको भरण पोषण, 5 में है बालक का भरण पोषण, उनके बच्चों का भरण पोषण, और बच्चों के भरण पोषण के साथ में ही बच्चों की धर्मजता। इस तरह से हमने 6 सेक्शंस पूरे किए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं।
धारा 7 कहती है जिला न्यायालय की ने धारा 4 और 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। जो भी कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कौन से सेक्शन में, धारा 4 में या फिर धारा 5 में। क्या था धारा 4 में? 4 में था भरण पोषण, 5 में भी भरण पोषण। इसमें था लड़की का भरण पोषण और इसमें था बच्चों का भरण पोषण। और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी आदेश में जोड़ने और रूपांतरित करने या प्रतिशत करने की शक्ति है। अब इस दौरान में चाहे ये केस पेंडिंग है या फिर डिसाइड हो चुका है, दोनों ही कंडीशन में जिला न्यायालय इनके भरण पोषण का आदेश कर भी सकता है, ऐड कर सकता है, इसे नहीं किया है तो इसको वापस दे सकता है या फिर अगर किया हुआ है तो उसको हटा सकता है। ये सारे ही अधिकार जिला न्यायालय के पास होते हैं। जिला न्यायालय भरण पोषण के आदेश के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ में हमने जिला न्यायालय की बात को देखा, उसमें आदेशों को उपांतरित करने के लिए देखा। इसके बाद है धारा 8। धारा 8 में कहा वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी। अर्जी कौन से न्यायालय में दी जाएगी इसके लिए बताया, पहले जो बताया जिला न्यायालय वो परिभाषा बताई। ये नहीं कहा कि इसी न्यायालय में आप अर्जी दोगे। यहाँ पे 8 में बता रहे हैं कि आप जो 3 में लगा रहे हो एप्लीकेशन, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, 3 में शून्य कराने के लिए, 4 में भरण पोषण के लिए, 5 में भरण पोषण के लिए, इसके अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय जो भी अधिकारिता रखता है उस जुरिस्डिक्शन में आता है, उस कोर्ट में वो जाएगा जहाँ पर प्रतिवादी रहता है। पहली बात, जहाँ पर प्रतिवादी रहता है। दूसरी बात, जहाँ बालक निवास करता है। तीसरी बात, जहाँ विवाह हुआ था। या फिर जो पक्षकार अंतिम रूप से साथ में रहे या अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है। तो 5 कंडीशन इसमें बताई है। नॉर्मली हर जगह पे 3 बात होती है, या निवास करता है, कारोबार करता है, बिलाट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ये है जो प्रतिवादी है वहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ बालक है वहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ विवाह हुआ वहाँ पर भी हो सकता है, अगर वो अंतिम बार कहाँ रहे वहाँ पे भी हो सकता है, या फिर जब एप्लीकेशन लगा रहे हो तब कहाँ निवास कर रहे हो वहाँ पर भी हो सकता है। तो 5 जगहों में से कहीं पर भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। धारा 8 में हमने एप्लीकेशन लगाने की बात देखी। अब हम देखते हैं धारा 9। धारा 9 में कहा बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी है, ये चीज़ें हमने 8 में देख चुके हैं। और धारा 9 में बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क पुरुष के लिए दंड। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है और वो बाल विवाह करता है, कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, जो मेल है वो वयस्क है और जो फीमेल है वो अवयस्क है। जो वयस्क है उसको पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो अगर ऐसा करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा? 2 साल का कारावास या जुर्माना। जुर्माना कितना हो सकेगा? 1 लाख रुपए, या फिर दोनों साथ में हो सकते हैं। ये इसका पनिशमेंट है अगर वो जानते हुए बाल विवाह करेगा। 10 में है बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। अगर वो कोई व्यक्ति, ये तो हो गया उस पुरुष के लिए जो ऐसा जानबूझ के विवाह कर रहा है, और जो विवाह करवा रहे हैं उनके लिए जो दंड है वो 10 में दिया गया है। अनुष्ठान कराने वाले किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, या तो वो संपन्न कर रहा है, संचालित कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, जब तक कि साबित न कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था। कठोर कारावास, इसमें देखिए कठोर कारावास है, और जिसकी अवधि क्या होगी? 2 वर्ष। अवधि सेम है, कारावास 2 वर्ष का, जुर्माना 1 लाख रुपए। यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं याद रखना है, 2 ईयर्स तो कारावास होगा, या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है, चाहे हम धारा 9 पढ़े या धारा 10, सेम पनिशमेंट है।
अब इसमें क्या होगा, सिर्फ जो धारा 10 है इसमें कठोर कारावास है, जबकि 9 में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया, सॉरी, दोनों में ही कठोर कारावास है। अब इसमें जो भी संचालित कर रहे हैं, अब इसमें एक अपवाद दिया है। विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं है। अगर उसको ये लगता है कि बाल नहीं पता था कि वो बाल विवाह है या नहीं है, उसे यही बताया गया कि ये विवाह वयस्क का विवाह है, वो 18 वर्ष पूरा कर चुकी है, तो उसे ऐसी कोई सज़ा नहीं होगी जिस व्यक्ति को ऐसा पता ना हो। अदरवाइज़ उसे धारा 10 के अकॉर्डिंग पनिश्ड किया जाएगा। तो हमने 9 और 10 में पनिशमेंट देखे जो दोनों ही सेम है, कठोर कारावास है। इसके आगे चलते हैं हम धारा 11। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। अगर कोई ऐसा अनुष्ठान क्रिएट करता है, बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट? वो सेम ही पनिशमेंट होगी, आगे देखेंगे। जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बाहर साधन में चाहे माता पिता या संरक्षक, माता पिता हो, चाहे संरक्षक हो, या कोई अन्य व्यक्ति के रूप में, या फिर कोई अन्य विधिपूर्ण हो या विधि विरुद्ध हो, हैसियत में हो, बालक है जिसके अंतर्गत किसी संगठन, व्यक्ति, निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है, जो विवाह को सपोर्ट करता है एक तरीके से। तो ऐसा अगर कोई काम करता है या उसे अनुष्ठापित करता है, घर वाले सदस्यों के अलावा भी ये सदस्य इसमें 11 में आ जाएंगे। या फिर इसके किए जाने का निवारण करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहते हैं। उनको पता है बाल विवाह हो रहा है, फिर भी वो कोई जानकारी नहीं देते हैं और ये होने देते हैं, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना, भाग लेना भी शामिल है। अगर उनको पता है बाल विवाह है और उपस्थित भी हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, सेरेमनी में जा रहे हैं, तब भी उन्हें कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है, और उसकी अवधि भी 2 साल तक की होगी और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का होगा। तो हमने देखा जो 10, 9, 10 और 11 इन तीनों में पनिशमेंट बताई गई है। इसमें जो जो वयस्क पुरुष है वो कर रहा तो उसके लिए पनिशमेंट, इसके जो विवाह के पक्षकार हैं वो पनिशमेंट उनको, इसके अलावा जो आने वाले लोग हैं, जो भाग लेने वाले लोग हैं विवाह में, उनको भी पनिशमेंट किया जाएगा, और जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, सहयोग करते हैं, इस तरह के लोगों को भी पनिश्ड किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बताई कि स्त्री को कारावास नहीं होगा। तो क्या जुर्माना भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है, स्त्री पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कारावास नहीं होगा, जुर्माना लगाया जा सकता है, ये परंतु में बताया गया है। स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। तो 9, 10 और 11 इन तीनों में हमने दंड देखे। 11 का जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए या उपधारणा की जाएगी, ये एक उपधारणा का सेक्शन है, क्या प्रिज्यूम्पशन करेगा, वहाँ जहाँ अवयस्क बालक ने विवाह किया है, वहाँ अवयस्क बालक का भार साधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहा है। वो जानबूझ के ऐसी गलती की है, अगर वो चाहता तो सफल हो जाता उसको रोकने में, लेकिन वो जानबूझकर असफल रहा है, तो यही उपधारणा की जाएगी, इसीलिए उसको 10 में और 11 में पनिश्ड किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा साबित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 11 के लिए कहा है, 11 के क्लॉज 2 में, जो 11 में अगर आप ऐसा करते हो तो क्लॉज 2 में ये उपधारणा है कि माना जाएगा आप जानबूझ के असफल रहे। 11 तक धाराओं को पढ़ा हमने। अगली धारा है 12। 12 धारा ये कहती है कि कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। हमने धारा 3 में शून्य करणीय देखा, ध्यान दीजिए इस पे। जो धारा 3 थी उसमें कहा अगर ऐसा विवाह होता है तो विवाह शून्य करणीय होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब विवाह शून्य माना जाता है। कब माना जाएगा? विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख के बाहर लाया जाए या आने के लिए फुसलाया जाता। ऐसा अगर कोई बालक है, 18 वर्ष से कम आयु का है, और उसको बाहर ले जाकर इस तरह से विवाह किया जाता है, और विवाह के प्रयोजन के लिए बाहर ले जाकर या फिर उसे बहला फुसलाकर बाहर ले जाया जाता है, तो इस तरह से अगर कर रहे हो तो भी वो अपराध में आएगा।
किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य करना, जा उसे बलपूर्वक पकड़ के लेके आ रहे हो, गाड़ी में बिठा के लेके आ रहे हो, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित करना, उसे किसी भी चीज़ का लालच दे देना, क्या अगर तुम ये विवाह कर लेते हो तो तुम्हें ये पैसे दिए जाएँगे, या कुछ भी तरह का लालच अगर देते हो, उत्प्रेरित करते हैं, तो भी ये शून्य होगा। विक्रय, अगर कोई विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, क्रय विक्रय करके भी विवाह करते हैं, बच्चों का इधर-उधर लेन-देन करके पैसों के बदले में, या फिर यदि वह अवयस्क विवाहित है, यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात अवयस्क का विक्रय किया जाता है, अगर वो विवाहित है और उसके बाद में उसका विक्रय कर रहे हैं, या उसके दुर्व्यापार कर रहे हैं, या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा विवाह अकृत और शून्य माना जाएगा। तो ऐसे जो विवाह होंगे वो शुरू से ही शून्य माने जाएँगे। उनको आप शून्य करणीय नहीं माना जाएगा, और ना ही आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा धारा 12 में आ जाते हैं। वापस देखिए इन कंडीशन को। सबसे पहली कंडीशन है, अगर वो जानबूझ के इसको कोई बच्चे को बाहर बहला-फुसला कर ले जाते हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं, या फिर उसे विक्रय करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यापार करने के लिए, अनैतिक प्रयोजनों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य माना जाएगा। अगली धारा है 13। धारा 13 बताती है बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। यहाँ पर व्यादेश जारी किया जा रहा है, इंजंक्शन। इस अधिनियम के प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ पे देखिए नाम आया है जेएम फर्स्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, कौन आवेदन कर रहा है यहाँ पे, वो ऑफिसर जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नियुक्त किया गया है, क्या कर रहा है, आवेदन कर रहा है। किस या कोई परिवाद, कोई भी व्यक्ति परिवाद कर रहा है, परिवाद के माध्यम से अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है, या अनुष्ठान किए जाने वाला है, या तो तय कर दिया गया है या फिर अनुष्ठान अब होने वाला है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, एनजीओ वगैरह होते हैं जो रोकने वाले हैं, कोई सदस्य भी होते हैं, उनको उनके विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिष्ठित करने वाला व्यादेश निकालेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है व्यादेश से संबंधित धारा कौन सी है। अगर कोई इंजेक्शन दिलाना है, व्यादेश से संबंधित धारा है 13। कौन देगा व्यादेश, तो जेएम फर्स्ट या एमएम, कोई भी कंडीशन हो तो उन्हें प्रतिषिद्ध रोकने वाला व्यादेश जारी कर देंगे, परमानेंटली उनको रोक देंगे, आप ये विवाह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बातें याद रखें। दूसरा इसका क्लॉज कहता है उपधारा 1 के अधीन कोई परिवाद बाल विवाह या बाल विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभावना से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। तो जो ये परिवाद किया जा रहा है, हमने देखा कोई सूचना मिलती है, चाहे वो बाल अधिकारी दे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दी जाए या किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जाए, तो यहाँ पे परिवाद की बात कही है। अगर परिवाद कौन दे सकता है, कोई व्यक्ति भी दे सकता है जिसको ऐसी जानकारी होती है, या फिर युक्त जानकारी रखने वाले कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, वो भी ऐसी एप्लीकेशन परिवाद लगा सकते हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट या फिर एमएम महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट सूचना के आधार पर स्व प्रेरणा से संज्ञान कर सकेगा, कोई परिवाद आओ या ना आओ। यदि मजिस्ट्रेट के पास में जेएम या एमएम सूचना मिलती है या फिर कोई रिपोर्ट आती है, तो वो सो मोटो भी ऐसा कॉग्निजेंस ले सकता है। और आपको पता ही है राजस्थान में ज़्यादातर आखा तीज को, अक्षय तृतीया को ये ऐसा विवाह ज़्यादा होते हैं। तो अक्षय तृतीया जैसे दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, ये जो डीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर, उन सभी शक्तियों का जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बालक प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो डीएम होता है वो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफिसर समझा जाएगा। तो ये ऑफिसर अगर हर जगह ना हो लेकिन प्रत्येक जिले में डीएम होता है, तो
तो अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो डीएम इसकी सभी पावर्स को यूज करते हुए बाल विवाह को रोक सकता है। वापस देखिए, धारा 13 हम पढ़ रहे हैं। 13 में व्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। कौन जारी करेगा? जेम फर्स्ट या एमएम। किसी भी विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जाता है। अगर ऐसा कोई परिवाद है तो वो कौन कर सकता है? परिवाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या फिर जिनको जानकारी होती है, या फिर कोई एनजीओ भी अगर है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा अगर जेएम को या एमएम को कोई सूचना मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, तो वो सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके अलावा आखा तीज के दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं, तो डीएम को भी ये पावर सौंप दी गई है। किसकी पावर? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की पावर। उस दिन के लिए वो ही व्यक्ति, वो ही डीएम जो होगा, वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। अगला पॉइंट है, जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनके निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होगी, और इस प्रयोजन के लिए वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा। तो जिला मजिस्ट्रेट को वो शक्तियां तो दी गई, इसके अलावा कोई अतिरिक्त शक्तियों का भी प्रयोग हो तो वो भी कर सकता है, और बाल विवाह को रोकने के लिए जो भी कम से कम बल का प्रयोग हो पड़े, वो बल का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उपधारा 1 के अधीन व्यादेश किसी व्यक्ति या संगठन के सदस्य या संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्यों और व्यक्ति के संगम की पूर्व सूचना न दे दी हो। तो यहाँ पर कहा कि अगर कोई भी संगठन के खिलाफ या किसी व्यक्ति, संगठन या फिर कोई संगम है, उनके खिलाफ अगर कोई व्यादेश जारी कर रहे हो तो उनको पहले पूर्व सूचना दी जाएगी, यानी उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, और उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर न दे दिया हो। तो हेतु दर्शित करने का अवसर नहीं दिया, न दे दिया हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो व्यादेश तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उनको सूचना न दे दी हो, ताकि उन्हें पता चले कि हो क्या रहा है या कोर्ट उनके खिलाफ क्या आदेश कर रही है। वापस देखिए इसको, धारा 13 हम देख रहे हैं। धारा 13 में बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने के लिए व्यादेश जारी किया जा रहा है। जेएम फर्स्ट और एमएम व्यादेश जारी कर रहे हैं, और परिवाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो भी सो मोटो कॉग्निजेंस भी जेएम फर्स्ट और एमएम ले सकता है। अक्षय तृतीया के दिन डीएम को पावर मिल जाती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बाल और जिला मजिस्ट्रेट के पास में अतिरिक्त शक्तियाँ भी हो सकती हैं, और वो न्यूनतम बल का प्रयोग भी कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यक्ति संगम वगैरह है और उनके विरुद्ध कोई भी व्यादेश जारी किया जाता है, तो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उनको पूर्व की सूचना ना दी दी हो। सूचना देंगे, सुनवाई का अवसर सभी को होता है, राइट टू हियरिंग, तो यहाँ पर सुनवाई का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। परंतु किसी अत्यावश्यक दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि व्यादेश निकालने में देरी हो जाएगी और तब तक वो विवाह संपन्न हो जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को सूचना दिए बिना भी ऐसा इंटरिम व्यादेश निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट है, उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था, सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या निष्प्रभाव किया जा सकेगा। जबकि किसी व्यक्ति को सूचना दी जाती है तो वो कोर्ट में उपस्थित होता है, उसको सुनवाई का अधिकार है, वो अपनी बात रखता है। अब बात सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट को जो ऑर्डर सही लगता है, अगर वो चाहे तो उस व्यादेश की पुष्टि कर सकता है, या चाहे तो उस व्यादेश को निष्प्रभावी कर सकता है। हो सकता है कि वो ये समाधान कर दे कि जिन बालक का विवाह हो रहा है वो 18 वर्ष से प्लस आयु के हैं। अगला पॉइंट है, न्यायालय उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। तो जो भी व्यादेश अगर जारी कर दिया गया है, तो सो मोटो भी वो ऐसा विखंडित, यानी उस व्यादेश को परिवर्तित कर सकता है या खत्म कर सकता है, या फिर कोई व्यथित व्यक्ति, उसकी वजह से जो व्यक्ति व्यथित है वो आवेदन करेगा, उसके आवेदन पर भी ऐसा किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, जहाँ कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है, वहाँ न्यायालय आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा। तो आवेदन जब भी प्राप्त होता है, वहाँ आवेदक को या तो खुद उपस्थित होना होगा,
या फिर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होना होगा। और यदि आवेदक को सुनने के पश्चात आवेदन के पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वो अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। यहाँ पर जब भी आवेदन किया जाता है तो उसे सुना जाएगा और सुनने के लिए उसे खुद को या फिर उसे एडवोकेट के थ्रू उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट चाहे तो उसे मंजूर करे, कोर्ट चाहे तो नामंजूर करे। अगर नामंजूर करता है तो वो अपने कारण लिखेगा। अगला पॉइंट है, जो कोई भी यह जानते हुए जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन व्यादेश जारी किया गया था उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा। अगर कोई व्यादेश की अवज्ञा करता है वह दोनों में से किसी बातें की कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, परंतु स्त्री को कोई भी कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा। सेम दंड आ रहा है अभी तक में 2 ईयर या 1 लाख रुपीस, तो उसमें भी सब जगह यहीं पे थे। और स्त्री कोई भी होती है तो स्त्री को कारावास नहीं दिया जाएगा, ओनली फाइन लगाया जाएगा। इस तरह से हमने धारा 14 को पूरा देखा। एक बार फिर से देखिए आप धारा 14 क्या कहती है, सॉरी धारा 13। बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करना। व्यादेश की ये सबसे बड़ी धारा है। इसमें क्या हो रहा है, जेएम फर्स्ट या एमएम व्यादेश जारी कर रहा है और परिवाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई एनजीओ कर सकता है। और ऐसा जो व्यादेश कर रहा है जेएम फर्स्ट या एमएम, ये सो मोटो भी ऐसा कर सकता है। और आका तीज के दिन डीएम को ये पावर मिल जाती है, वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। इसके अलावा डीएम को कोई अतिरिक्त पावर भी मिलनी है तो वो भी पावर उसको दी जा सकती है। और किसी भी तरह के इस तरह विवाह को रोकने के लिए वो अपने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है। जब भी कोई व्यादेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति, संगठन, संगम को पूर्व सूचना दी जाएगी। और अगर उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि सूचना देना आवश्यक नहीं है तो उसे उसके दिए बिना भी इंटरिम ऑर्डर किया जा सकता है, इंटरिम व्यादेश दिया जा सकता है। और जब कोर्ट के सामने ऐसा कोई पार्टी आती है जिसके विरुद्ध जारी किया जाता है, उसको सुनने के बाद में कोर्ट चाहे तो उसे कंटिन्यू रखे, कोर्ट चाहे तो उसे ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो उस व्यादेश से व्यथित है कि इसका विवाह नहीं होगा या कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाती है तो कोर्ट में आवेदन कर सकता है उसे विखंडित करने की या परिवर्तित करने की। तो दोनों कंडीशन में कोर्ट सो मोटो भी ऐसा कर सकता है और किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी ऐसा कर सकता है। अगला पॉइंट है, अगर कोई भी आवेदन आता है तो वो आवेदक स्वयं उपस्थित होगा या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू उपस्थित होगा। और जब भी वो उपस्थित होता है तो कोर्ट उसे या तो मंजूर कर लेगा इसके आवेदन को या फिर नामंजूर कर लेगा। नामंजूर करता है तो वो अपने कारण कर लिखेगा और मंजूर करता है तो व्यादेश तो हो ही रहा है। अगला है 10, जो कोई ये जानते हुए अगर व्यादेश जारी हो चुका है इसके अलावा भी वो काम करता है तो वो उस अवज्ञा में 2 साल का जो कारावास भुगतना होगा या फिर जुर्माना 1 लाख रुपए तक का, या हो सके तो कोर्ट दोनों भी चीज़ लगा सकती है। और कोई भी स्त्री होती है तो उस पे कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, ओनली फाइन लगाया जाएगा। ये हुई हमारी धारा 13। धारा 14 कहती है व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। अगर आपने 13 में व्यादेश जारी कर दिया है और व्यादेश का आपने अवज्ञा करते हुए फिर भी विवाह कर दिया तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा, उस विवाह की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको टाइटल याद रखना है, शून्य होगा। ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानतीय माना जाता है। तो सीआरपीसी की बात के होते हुए भी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय माना जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी अपराध जैसे हम पढ़ते हैं वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानती अपराध करता है या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी है उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय या अजमानती अपराध होता है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक गंभीर किस्म का जुर्म माना जाता है। 15 में इसके संज्ञेय या अजमानती होने के बारे में बताया गया है। धारा 16 ये आ गई इम्पोर्टेंट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। क्या होता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, कौन नियुक्त करता है, ये सब कहाँ दिया गया है, धारा 16 में, जो हमने परिभाषा में भी देखा था। तो आपको इस नंबर को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये ऑफिसर के बारे में बताया गया है। जैसे प्रोबेशन एक्ट में प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसी तरह इसमें ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य उसके किसी भाग के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारी की नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता सूचना में विधिनिष्ठ क्षेत्र और क्षेत्रों पर होगी।
तो कौन कर रहा है यहाँ पे? सबसे पहली बात है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और जितने चाहे ना उतने, चाहे एक संपूर्ण राज्य के लिए कितने भी चाहिए ऐसे ऑफिसर, तो उतने ऑफिसर की नियुक्ति कर सकती है और उसके क्षेत्र को डिवाइड कर सकती है, कितने एरिया में कौन कितना अधिकारिता रखेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है, राज्य सरकार समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मान्य सदस्य या ग्राम पंचायत, स्थानीय सम्मान्य सदस्य भी हो सकता है या फिर जो समाज सेवा करता है, कोई ग्राम पंचायत का या नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के किसी उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदधारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकती है। तो हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं सहायता करने के लेकर 37 में कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा। यहाँ पर क्या 16 में ये कहा कि अगर ये जो एनजीओ लोग होते हैं, एनजीओ होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, या फिर वहाँ पर जो भी पब्लिक सेक्टर बने हुए हैं, उनके कोई भी ऑफिसर है, कोई पद रखने वाले व्यक्ति हैं, वो सब उस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करेंगे। यथा स्थिति ऐसा सदस्य अधिकारी या पदधारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। तो जब भी ऐसा अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इन लोगों से हेल्प मांगता है तो ये लोग हेल्प करने के लिए बाध्य होंगे। ये बात बताता है धारा 16। तीसरा पॉइंट है इसमें, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के क्या कार्य होंगे, इनका कर्तव्य क्या क्या होगा। सबसे पहला कर्तव्य है बाल विवाह के अनुष्ठान या ऐसी कार्रवाई करके जो उचित समझे उनका निवारण, जहाँ पर भी बाल विवाह हो रहे हैं उनका निवारण करना, यानी उनको रोकना। दूसरी बात है, इस अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करना, यानी वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाता है, साक्ष्य एकत्र करना उसकी कार्रवाई के लिए। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने, सहायता देने या होने देने में अंतर्वलित न होने के लिए वैश्विक मामलों में सलाह दे और क्षेत्र निवासियों को साधारणतः परामर्श दे। तो इस तरह से बाल विवाह न कराए, या फिर अगर कोई ऐसा करता है तो इसके निवासियों को इसके एक्ट के बारे में सूचना दे। ये सारा काम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का होता है। 3 काम देखे। इसके अलावा और भी है, बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति फैलाना। हो सकता है इसमें स्वास्थ्य को नुकसान हो जाए, या फिर ये अशिक्षा से और भी बहुत सारे नुकसान हो, गरीबी हो सकती है, या फिर अशिक्षा हो सकती है, या आर्थिक कमजोरी हो सकती है, सामाजिक और बुराई फैल सकती है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी सूचनाओं की जानकारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा सब उन लोगों को दी जाएगी। लोगों में जागृति पैदा करना उसका कार्य है। बाल विवाहों के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए, यानी समाज इस एक्ट को जाने और परिस्थितियों को समझते हुए बाल विवाह न कराए, इस तरह से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कार्य करेगा। ऐसे नियतकालीन विवरणें और आंकड़े जो राज्य सरकार निर्देशित करे दे। राज्य सरकार अगर चाहे तो मासिक तौर पर या ईयरली तौर पर उससे कोई विवरण मांग सकती है, कोई लिस्ट मांग सकती है, और ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करे जो राज्य सरकार उन्हें संनिर्देशित करे। तो राज्य सरकार और भी उन्हें कार्य दे सकती है, इनके अलावा वो काम भी इनको करने हैं। क्या क्या चीज़ें देखी हमने। सबसे पहली बात तो है कि 16 में प्रतिषेध अधिकारी है, कौन नियुक्त कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य में जितने चाहिए उतने कर देंगे, उनकी अधिकारिता डिसाइड कर लेंगे, और इनकी हेल्प के लिए, इस ऑफिसर की हेल्प के लिए किसी को भी अनुरोध कर सकते हैं उस राज्य में, जो समाज सेवा में है या ग्राम पंचायत नगर पालिका में है, उनसे किसी से भी अनुरोध किया जा सकता है, और वो इस तरह से उसकी हेल्प करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा इनके कर्तव्य बताए हैं। कर्तव्य है कि बाल विवाहों को निवारण करना, रोकना अगर कहीं पे हो रहा है तो, और अगर कोई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है या इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर भी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना। इसके अलावा लोगों को जागरूक करना और समाज में ये जो बुराई है इसके प्रति जागृति फैलाना, समाज को सुग्राही बनाना, और स्टेट गवर्नमेंट को समय समय पर रिपोर्ट करना, और स्टेट गवर्नमेंट और भी कोई काम देती है तो उनको भी करना। ये सारा काम है इनका। अगला है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑफिसर को पुलिस की पावर दी जा रही है। पुलिस अधिकारी की शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए प्रयोग कर सकेगा। तो यहाँ पे कहा कि जो भी ये ऑफिसर होता है इसको पुलिस की पावर दे देंगे, लेकिन उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो स्टेट गवर्नमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, 5, 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। तो कहीं पर भी अगर कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी हो तो धारा 4 में, 5 में, 13 में या 3 में कहीं पे भी लगाए तो वो बालक के साथ में आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन करने की उसके पास शक्ति है। धारा 16 हमारी पूरी हुई। इसके बाद है धारा 17। धारा 17 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 21 में दी गई है। तो ये 20 टाइटल सेक्शन है। सद्भाव पूर्वक अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ये टाइटल सेक्शन है जो हर जगह पर आता है। तो यहाँ पर अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। भले ये सरकार केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्यों को ये केंद्र सरकार ने ये अधिनियम पारित किया था, लेकिन राज्य सरकार को पावर दी है कि वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ऐसा बदलाव कर सकती है। धारा 20 बताती है 1955 के संख्यांक 25 का संशोधन। यहाँ पे समझिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम, इसकी जो धारा 18 है इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करेगा, बाल विवाह वैसे धारा 5 में शून्य बताया गया है। 18 या 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक है इस तरह से आप विवाह करते हो तो वो शून्य विवाह माना जाएगा। धारा 18 में उसका पनिशमेंट दिया गया है, जिसे चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये 2006 का अमेंडमेंट आ गया। ये एक्ट है 1955 का। इस 55 के एक्ट में पनिशमेंट कम होने की वजह से 2006 में जो पनिशमेंट थी, क्या पनिशमेंट होगी? 2 वर्ष 1 लाख रुपए। तो अगर कोई व्यक्ति 5 में यानी धारा 5 में वही बाल विवाह करेगा यानी उस शर्त का उल्लंघन करेगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसे कठोर कारावास होगा और 2 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस तरह से हमने देखा 20 में इस अधिनियम में भी संशोधन किया गया। और लास्ट इसकी धारा है निरसन और व्यावृत्ति। पुराना जो एक्ट था 1929 का एक्ट था, इस एक्ट को रिपेल कर दिया गया है। और इसका दूसरा जो क्लॉज है इसके देखिए, इस निरसन होते हुए भी, ये एक्ट निरसन हो गया है, इसके होते हुए भी अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित और जारी सभी मामले जो पहले से पेंडिंग चल रहे हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पेंडिंग चल रहे हैं, सभी मामले कार्यवाहियाँ जारी रहेगी और निश्चित किए गए उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो ये अधिनियम पारित न हुआ। तो 1929 के अकॉर्डिंग ही वो निपटाई जाएगी मानो 2006 आया ही ना हो। इस तरह से हमने पूरे एक्ट को देखा। एक बार शॉर्टली हम पूरे वापस एक्ट को देखते हैं। सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम 2006 और ये लागू हुआ 2007 को। इसकी संख्या है 6। 10 जनवरी 2007 का पारित हुआ। लागू होने की तारीख 1 नवंबर है और इसका उद्देश्य बाल विवाहों को रोकना है। इसके अलावा हमने धारा 1 में संक्षिप्त नाम देखा, परिभाषा, और ये कहाँ पे लागू नहीं होती है? पांडिचारी राज्य के रेंसाओं में। इसके अलावा धारा 2 में परिभाषाएं देखी। परिभाषा में बालक, बाल विवाह, विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला न्यायालय, अवयस्क, इस तरह से हमने 2 में परिभाषाएं देखी। 3 में कहा जो मैटर होगा वो शून्य करणीय होगा, बाल विवाह शून्य करणीय होगा। इसके बाद में 4 में हमने महिला को भरण पोषण दिलाया और 5 में बच्चों को भरण पोषण दिलाया और 6 में बच्चों की धर्मस्थता के बारे में बताया। इसके बाद 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 में जो भी ऑर्डर किया जाता है तो उसको उपांतरित करने की शक्ति है जिला न्यायालय के पास में। इसके बाद में हमने जो एप्लीकेशन लगानी है वो कहाँ पे लगाएंगे? तो इन 5 जगहों में से किसी जगह लगा सकते हैं। ये बात बताइए 8 में।
धारा 9 कहती है अगर पुरुष वयस्क सदस्य जानबूझकर ऐसा विवाह करता है तो उसको दंड मिलेगा। दंड आपको एक बार ही याद रखना है, 2 साल है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। सब जगह पे दंड समान है, इसलिए आपको दंड की या मात्रा याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9 में है अगर वो खुद वयस्क है और एक अवयस्क लड़की से शादी करता है तो पनिशमेंट 9 में होगी। और अगर कोई बाल विवाह अनुष्ठान करने के लिए दंड होगा वो भी सेम होगा 10 में। 11 में अगर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता है जानबूझकर और इसमें कार्य करता है, किसी तरह से शामिल होता है, तो वो सब 11 में पनिश्ड होंगे, सेम पनिशमेंट है, लेकिन स्त्री को कारावास नहीं होगा। और इसके बाद 12 में हमने देखा कि अगर कुछ परिस्थितियों में विवाह शून्य भी होता है। कैसी-कैसी परिस्थितियों? अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर बहला-फुसला कर ले जाता है, बलपूर्वक ले जाता है या फिर विक्रय करने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए ले जाता है और विवाह कराता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। फिर हमने व्यादेश की लंबी-चौड़ी कहानी देखी थी धारा 13 में। और उसके बाद हम देखते हैं धारा 14 में। 14 में है व्यादेश के उल्लंघन में अगर आप विवाह कराते हो तो वो शून्य होगा। धारा 15 अपराध जो भी होगा वो संज्ञेय और अजमानती होगा। उसके बाद 16 में इम्पोर्टेंट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की परिभाषा है और इसमें नियुक्ति और उसकी हेल्प करेंगे और उसके बाद उसके कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद 17 में कहा ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा वो लोक सेवक होगा। लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी 21 में है। और 18 में कहा कि लोग इस तरह का ऑफिसर अगर कोई भी सद्भावपूर्वक कार्रवाई कर रहा है तो उसके लिए उसे संरक्षण दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। और धारा 20 में हिंदू मैरिज एक्ट में भी अमेंडमेंट करके इसका पनिशमेंट सेम कर दिया गया है। और 21 में जो पुराना अधिनियम है 1929 का उसको निरसित कर दिया, लेकिन पेंडिंग मैटर को उसी तरह निपटाए जाएंगे जैसे 1921 के अकॉर्डिंग थे। इस तरह से हमने इस सेक्शन को, इस एक्ट को पूरा किया है। और आपको ये एक्ट जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें और कोई भी अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ आगे के और क्लासेस वगैरह चलेगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे आरएस लॉ क्लासेस की मॉर्निंग और इवनिंग बैच चल रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ अपनी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।